गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे फिजिक्स का वैसे चौथा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके सबसे पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला देखिए, आप क्या लिखा हुआ है। सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, जहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक की बात करें, यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, इसके 3 मुख्य मात्रक होते हैं। पहला देखिए लिखा हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा जो मात्रक है वो है टेस्ला। एक और इसमें सूत्र आता है, वैसे तो ये बुक में नहीं दिया हुआ है चूंकि, लेकिन ये आपको कई बार MCQ में और क्वेश्चंस में मिल जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, इसका सूत्र क्या है, F बराबर I/BL साइन थीटा, जहाँ पे I जो है वो धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, L जो है वो चालक तार की लंबाई है, और थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लंबाई के बीच बना कोण है। और यहाँ पर F यानी बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे इस चैप्टर के। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर में 2 ऐसे अंग हैं, मस्तिष्क और हृदय, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 2, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है, ठीक है ना। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है, आवेशित कण है, तो उसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगेगा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन हम एमीटर के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। तो 1 टेस्ला जो है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक, तो तीनों मात्रक आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ सवाल है कि अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, उसके बगल में कोई बिंदु लेते हैं, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसका सूत्र क्या है। सबसे पहला जो सूत्र हम लोगों ने देखा था, B बराबर μ0/2πI/R, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी हमारे फॉर्मूलों से मिल जाता है हमको। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अपना 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वेबर किस राशि का मात्रक है। भाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो वेबर किसका मात्रक है, वेबर मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। फिर से वही सवाल है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। लिखा हुआ है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, ठीक है ना। जैसे ही प्रेरित धारा कह दिया तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 11 पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है।
यानी वो कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो वो है हमारा डायनमो, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से मात्रक आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ठीक, WB से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, विभव वलक्त का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विभव वलक्त का उपयोग AC जनित्र में यानी AC जनरेटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं, डायनमो बदलता है, अभी ये ऊपर रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 15 पर। 15 क्या है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर कौन आधारित है, MRI। ठीक है ना, तो MRI हमारा चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आ जाते हैं, BA और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं, इनके बीच संबंध है। तो BA और फाई तीन चीजें दी हैं। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A क्षेत्रफल है और फाई जो है वो फ्लक्स है। तो इनके बीच क्या सूत्र होता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाई इक्वल टू B डॉट A। यहाँ पर B और A के बीच में अदिश गुणन होता है। इसका पूरा सूत्र हम फाई बराबर BA cos थीटा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी और ये असंभव है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 18 पर। देखिए 18 नंबर आपके सामने है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है ना, तो कोई एक तार है जिसमें धारा बह रही है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का सहारा लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, या फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र यानी जनरेटर कहा जाता है। फिर है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ठीक है ना, तो कौन है, क्रोड बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है मुलायम लोहा यानी नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कौन सी चीजें असत्य है ये छांटना है। पहला देखिए विकल्प, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी यहाँ पर, क्योंकि हमें असत्य ढूंढना है इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल असत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आ गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, है ना, तो B बराबर म्यू 0 इंटू NI इसका सूत्र होता है। तो अगर फेरों की संख्या बढ़ेगी, जितने गुना बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतने गुना बढ़ जाएगा, तो n गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 25, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ठीक है ना, जो हमारा फॉर्मूला था F इक्वल टू IBL साइन थीटा, तो वहां पर जो बल की दिशा होती है वो B और L दोनों ही दिशाओं के लंबवत होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि इन दोनों दिशाओं के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी समांतर हो के लंबवत हो जाएगी और आपके उसके लंबाई की दिशा के भी लंबवत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए, किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। कहाँ रुकेगी वो रुकती है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में, क्योंकि वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण उससे दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है ना, वही हमारा जो सूत्र था, B बराबर म्यू 0/2πi/r। तो बटे में r आ रहा है, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, 2024 से पूछा गया है। चित्र 12.29 में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। बल की दिशा किधर होगी ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो आपकी पहली अंगुली है, यदि हम अपने दाएं हाथ में अंगूठे और उसके पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य वाली अंगुली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा जो है वो चालक पर इस तरह से हम लगाएंगे, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये नियम जब हम यहाँ लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा, इस तरह से हम लगाएंगे इसमें ये नियम, ऐसे देख लिया आप। तो जब ये हम देखते हैं तो इसमें हमारा जो अंगूठा है वो आएगा बाहर की तरफ, तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो जब भी तार सीधा लेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी, गोल गोल वृत्त बनाती हैं, और उन सभी वृत्तों का जो केंद्र होता है वो तार पर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा कैसे, वही ऊपर वाला सवाल है, वृत्ताकार प्रदर्शित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण क्या है, तो इसका कारण है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन सी सही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम क्या है। जब भी हमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऊपर भी ये सवाल एक बार आ चुका है, समान होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए, एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। यदि इन 3 तारों के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात R/R डैश है। आप देखिए, एक तार का प्रतिरोध R का मान दिया है 9, फिर कह रहे हैं इसको 3 भागों में बांट दिया गया। जब 9 को 3 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, 3 3 3, फिर उन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह आ जाएगा 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3/3, 3/3 कट जाएगा तो 1 आ गया। तो R डैश बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो देखिए क्या निकालना है, R/R निकालना है। R का मान सवाल में 9 दिया है और R डैश का मान 1 आ गया, तो 9/1 आएगा, और 9/1 का मतलब क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है उसके चुंबकीय बल का परिमाण कह रहा, ध्यान रखिएगा, परिमाण कह रहा, दिशा नहीं कह रहा है। तो सूत्र क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वैद्युत धारा यानी I, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B, तीसरा है चालक की लंबाई यानी L। तो IBL तीनों पर तो निर्भर करता ही करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, वैद्युत धारा की दिशा पर। ठीक है ना, परिमाण की बात हो रही है, अगर वहां चुंबकीय बल की दिशा होती तो बात और थी, यहाँ पर चुंबकीय बल का परिमाण है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 10 सवाल इसी के और भी दिए हुए हैं। लिखा है, किस वैज्ञानिक ने, आपको क्लियर दिख रहा होगा, 35 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 10 सवाल और बचे हुए हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं। तो ये काम किया था सबसे पहले वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने, कि उन्होंने बताया कि
हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है, वो और विद्युत आपस में एक दूसरे के साथ में संबंधित हैं। जब किसी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड का प्रयोग था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, परिनालिका का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है ना, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जिसको हम कहते हैं, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी देखिए, सवाल में लिखा था इनमें से कोई नहीं, वो गलत था, मैंने कोई नहीं काट के लिख दिया सभी, तो इन सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम इस्तेमाल होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से इस सीरीज में हम लोगों ने टोटल 45 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ में हमारा ये पूरा चैप्टर, जो चौथा चैप्टर था, वो कवर हो जाता है। आप लोग लगातार इन सीरीज के साथ बने रहें। ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में तो आ ही सकते हैं, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के पेपर में भी के क्वेश्चन के रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से, और अगर आपको ये पूरा पता रहेगा, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप हर तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। लगातार ये सीरीज आपको मिलती रहेंगी, आप इनको प्रैक्टिस करते रहें तो निश्चित तौर पर ही सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।